चलिए फिर से आपका हमारे चैनल स्टडी जोन एसजेड में स्वागत है। तो आज हम शुरू किए थे पिछला वीडियो में सेकंड चैप्टर, तो उसका फर्स्ट टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स फ्रॉम ईस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले तो एक जहाज़ जो होती है पानी में चलने वाला बड़ा जहाज़, उससे इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट से लिया और उन्हें ग्रांट किया गया कि अब जाके ईस्ट में बिजनेस कीजिए। फिर आपको इंग्लैंड के किसी से आपको मतलब बिजनेस में टेक ओवर नहीं करना पड़ेगा, मतलब किसी से कंपटीशन नहीं रहेगा आपका। लेकिन वो यूरोपियन पावर को नहीं रोक सकते थे, वो सिर्फ इंग्लैंड के लोगों को रोक सकते थे, पूरे यूरोप के लोगों को नहीं रोक सकते थे। तो जब वहाँ से चले तो वो आके सबसे पहले वेस्ट अफ्रीका कोस्ट पे रुके, क्योंकि वेस्ट अफ्रीका कोस्ट से ही होके हमारे तरफ आया जाता। वो गुड्स के अति में निकले थे खोज में कि कैसे हम परचेज करें गुड्स को। तो फिर इंडियन ओशन को पार करते हुए वो ईस्ट में पहुँचे, यानी हमारे देश भारत पहुँचे। उस समय से पहले ही पोर्तुगीज लोग जो अपना वेस्ट में अति जमा चुके थे और उनका जो हेड कंपनी था वो वहाँ गोवा में था। तो पुर्तगीज आप जानते हैं कि वास्को डी गामा जो 1498 में भारत के रूट को खोज कर चुके थे। भारत का उन्होंने खोज नहीं किया था वास्को डी गामा ने, भारत में आने वाले रूट का खोज किया था वास्को डी गामा ने। तो फिर लगे 17वीं सेंचुरी तक हमारे यहाँ डच भी आ गए और डच के साथ साथ फ्रेंच भी आ गए। तो इनका कंपटीशन बढ़ गया, इनका मार्केट में प्राइस बढ़ गया। जो गुड्स ये चाहते थे वो भी वही गुड्स चाहते थे, तो इस चलते गुड्स का प्राइस बढ़ने लगा और इन्हें लिटिल मुनाफा होने लगा, बहुत कम मुनाफा हुआ। तो यहीं से फिर वहाँ के जो लोकल रूलर मतलब समझ सकते हैं, कोई भी कंपनी आ रही है तो किसी न किसी रूलर को पकड़ती होगी कि आप मेरा काम कर दीजिए आप। तो उस चलते रूलर्स से भी इनका भिड़ंत होने लगा और यहीं से शुरू होता है असली खेल। तो देखिए पहला इसका है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेड इन बंगाल। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि उन्होंने ट्रेड कहाँ से किया। तो उन्होंने अपना ट्रेड शुरू किया बंगाल से। बंगाल में उन्होंने अपना हेड ब्रांच खोला हुगली नदी के किनारे 1651 में। 1651 में जैसे उन्होंने हेड खोला, फिर उनका कंपनी जो है धीरे धीरे ग्रोथ करने लगा। फिर 1696 में उन्होंने एक पोर्ट बना उनके गति के किनारे, जहां उन्होंने अपना एस्टेब्लिश किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड क्वार्टर को। वहीं से फिर अति होने लगा और वहाँ उनका पोर्ट बन गया। फिर उन्होंने कुछ मुगल जो होते हैं सरकारी अफसर, जैसे अभी सरकारी अफसर उस समय मुगल में कुछ अफसर थे, उनको कुछ घूस देकर इन्होंने 3 गांव खरीदे। उसमें से कलकत्ता भी था, उसमें कैलुकट्टा था, फिर कलकत्ता हुआ, फिर कोलकाता, आज हम कोलकाता के नाम से उसे जानते हैं। तो उन्होंने 3 गांव खरीदा। वहाँ से फिर उनका जो टकराव था बंगाल के नवाब से वो बढ़ गया। फिर उनको एक फतवा जारी किया गया औरंगजेब के यहाँ से कि पंजाब जो बंगाल है वहाँ उन्हें टैक्स नहीं लिया जाए ईस्ट इंडिया कंपनी से। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से तो टैक्स नहीं लेते, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के आड़ में वहाँ के जो ऑफिसर थे वो अपना प्राइवेट बिजनेस करने लगे। अपना अलग से जहाज लाते और यहाँ सामान लाद कर ले जाते, वहाँ महंगे दामों में बेचते। इससे नवाब को बहुत दिक्कत हो रहा था। वहाँ के नवाब जो थे बहुत घाटा में, रेवेन्यू उनका घाटा में चल रहा था। उनका कहना था कि रेवेन्यू आखिर हम ईस्ट इंडिया कंपनी से लेंगे तो उससे आपसे क्यों नहीं लेंगे। इसी में वहाँ और वो जो इसके ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो उनसे झड़प होना शुरू हो गया। उसी समय से झड़प होना शुरू हो गया। फिर दूसरा टॉपिक है हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स में कैसे बदला। पहले बंगाल के नवाब को हम जानते हैं। तो बंगाल के जो नवाब थे वो मुर्शिद कुली खान थे। फिर उनको फॉलो किया अलीवर्दी खान, फिर आए सिराजुद्दौला। तो अलीवर्दी जब औरंगजेब मारे गए, जब औरंगजेब मर गए 1707 में, तो सब छोटे मैंने पिछले चैप्टर का इंट्रोडक्शन में बताया था कि छोटे जो राजा थे वो पावरफुल हो गए थे। तो इसी तरह ये भी पावरफुल हो गए। फिर इन्होंने इनके ट्रेड को रोका, इन्होंने इनको ट्रेड को डिस्टर्ब किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड को, और ये फिर रेवेन्यू मांगना शुरू कर दिए। यही बैटल का मेन कारण बना, जो बैटल का आगे जाके ईस्ट इंडिया कंपनी से टकराव हुआ राजा सिराजुद्दौला का।
तो पहले जानते हैं कि अलीवर्दी खान, जो मुर्शिद अली खान थे, उमर के फिर अलीवर्दी खान वहाँ के नवाब बने। अलीवर्दी खान भी 1756 में जो थे उमर के। फिर आए सिराजुद्दौला, 56 में सिराजुद्दौला को राजगद्दी सौंपा गया। जब सिराजुद्दौला को राजगद्दी सौंपा गया तो उन्होंने डिमांड किया इनसे कि आप रेवेन्यू अच्छी तरीके से दीजिए, आप रेवेन्यू पूरा दीजिए। तो ये सोचने लगे, उस समय इनके दिमाग में आया, पॉलिटिक्स में घुस चुके थे, ये सोचने लगे कि छोटे छोटे राजाओं को ना, जो राजा इन पे इस जाति पे रूल करना चाहते हैं, उनको सहायता की जाए और उनसे फिर उनको पपेट बना के अपना काम किया जाए। लेकिन ये पता चल गया था सिराजुद्दौला को, उन्होंने फिर कहा, इन्हें पॉलिटिक्स से बाहर रहने के लिए कहा, लेकिन ये नहीं माने। तो फिर शुरू होता है द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी शुरू होने से पहले सिराजुद्दौला ने पहले इनके पोर्ट कासिम बाजार को सीज किया, इनके सारे पोर्ट को सीज किया। जब ये खबर मद्रास पहुंची रॉबर्ट क्लाइव के पास, तो वो आए, इनसे नेगोशिएशन किए, पर नेगोशिएशन सफल नहीं हुआ। तो यहाँ से बैटल का शुरुआत हुआ और सिराजुद्दौला ने 30,000 सैनिकों के साथ उन पे हमला बोल दिया। जैसे ही 30,000 सैनिकों के साथ हमला बोला, लेकिन इसमें जो उनका हारने का मेन कारण था, हार चुके थे बैटल ऑफ प्लासी, उनका मेन कारण था मीर जाफर। मीर जाफर उनका एक कमांडर था जो कभी उस युद्ध में, कभी उस बैटल में लड़ा ही नहीं, और उनका मेन कारण वही था हारने का। सिराजुद्दौला 1757 में मारे गए और यहाँ पे मीर जाफर को गद्दी दे दी गई। लेकिन मीर जाफर एक पपेट था और वो सोचते थे, ब्रिटिश अभी पॉलिटिक्स से बाहर रहना चाहते थे। वो सोचते थे कि हम पपेट अपना बैठाएं और अपना काम अच्छी तरीके से करें। लेकिन राजा तो पपेट हो या कुछ हो, वो तो कुछ ना कुछ टांग अड़ाएगा ही। तो उन्होंने वहाँ से शुरू किया। मीर जाफर ने भी कुछ दिक्कत करना शुरू कर दिया, इसलिए उन्होंने मीर जाफर को भी 1764 में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया। लेकिन मीर कासिम से भी तू मैं होने के बाद उन्हें लगने लगा कि मीर कासिम से भी नहीं बनेगा, और फिर मीर कासिम से बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम ने बंगाल 50,000 सैनिकों के साथ दावा बोला, एक राजा के साथ मिलके। लेकिन उसमें मीर कासिम भी हार गया। और जो बैटल ऑफ प्लासी था, बैटल ऑफ प्लासी इतना फेमस इसलिए हुआ था क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जीत था भारत में। और बैटल ऑफ बक्सर में भी हारने के बाद मीर कासिम फिर मीर जाफर को ही गद्दी पे बैठाया गया एज ए पैपेट। लेकिन उस समय तक वो ब्रिटिश जान चुके थे कि पपेट से कुछ नहीं होने वाला है, अब हमें ही गद्दी पे बैठना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ होगा। लेकिन 1765 में मीर जाफर भी मर जाता है, कुछ ठीक वो युद्ध में नहीं मारा जाता, वो अपने कुछ डिजीज के कारण ही मर जाता है। 1765 में फिर रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बंगाल की गद्दी पर बैठते हैं। इन्हें मुगल लोग पहली बार दीवान की उपाधि देते हैं ब्रिटिश को, जो 1765 में मिला था। तो अब चलते हैं अगला टॉपिक की तरफ, द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ यहाँ पे जब उनको 1765 में दीवान बनने का मेन कारण क्या था, क्योंकि उनको न जो पपेट थे उनके, वो 5 लाख महीना ही दे पाते थे, जो उनके लिए सफिशिएंट नहीं था। वो चाहते थे कि और पैसा मिले। उनका जो आर्मी का जो रख रखाव था, जो ऑफिसर का रख रखाव था, या फिर जो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उससे पूरा नहीं हो पाया था, उनका जो ट्रेड था उससे पूरा नहीं हो पा रहा था। आप सोचे होंगे कि पहले भी तो वो ट्रेड करते थे, ट्रेड कैसे करते थे, आखिर क्या चीज़ से ट्रेड करते थे? वो भी हमारे यहाँ कुछ बेचते थे, हमारे यहाँ से कुछ लाते थे? नहीं, उनके पास बेचने के लिए कुछ था ही नहीं। हमारे पास तो अच्छे क्वालिटी के कॉटन थे, सिल्क थे, मसाले थे, पेडर सब मसाले थे, तो ये सब वो ले जाते थे। लेकिन उनके यहाँ कुछ बेचने के लिए नहीं था, तो वो अपने यहाँ से सोने का, चांदी का बिस्किट लाते थे और हमारे यहाँ देते थे उसके एवज में। इसलिए वो फिर नवाब बने, तो नवाब बन के ज़्यादा टैक्स लिए और फिर यहीं के पैसे से यहीं का सामान ले जाकर अपने देश में बेचते थे, तो उनका जो मुनाफा था वो डबल हो गया। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक है, कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स। अच्छा, कोई भी हो, अगर कोई नवाब बनता है या कोई अच्छा आपको अथी मिल रहा है, आपके राजा के बाद आपको कोई अच्छा पद मिलता है, तो आप उसमें हो ना हो, आप उसमें जरूर कुछ पैसा अपने आप के लिए बचाएंगे, कुछ अपने परिवार के लिए बचा के ले जाएंगे, आप उसमें करप्शन करेंगे। वही किया रॉबर्ट क्लाइव ने। जब
वो 1748 में वहाँ से आए थे इंग्लैंड से। तो जब उनको मद्रास भेजा गया तो वो जब और 1774 या 1767 में, यही कुछ डेट याद नहीं आ रहा है, उसमें जब वो इंग्लैंड गए तो वहाँ के यूरोज 4,11,000 कुछ यूरोज यहाँ से लेकर गए। तो उनके ऊपर जो है क्राइम के तहत उनके ऊपर जो है केस चला कि आपके पास यहाँ से इतना पैसा आया कहाँ से, आपने करप्शन किया है। क्योंकि उनको 1765 में आप जानते भी हैं कि उनको बंगाल का नवाब बनाया गया था और उसके बाद उन्हें बंगाल संभाले, वहाँ से उन्होंने करप्शन किया और वहाँ पैसे ले गए। तो यही है लास्ट टॉपिक, कंपनी ऑफिसर कैसे करप्शन करते थे नवाब बनने के बाद, या क्या काम करते थे कि उनको पास इतना पैसा आता था और वो यहीं के पैसे से अपने यहाँ ट्रेड करते थे और यहीं के पैसे से हमारे गुड्स को ले जाते थे, अपने यहाँ बेचते थे और ज़्यादा मुनाफा कमाते थे। तो आपको पता चला होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिर दीवान बनने का जो गति था वो दीवान क्यों बनना चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी खुद। तो चलिए यहाँ तक खत्म हो गया फर्स्ट टॉपिक। अब चैप्टर का सेकंड टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।